परिक्रमण गति पृथ्वी की, परिक्रमण को ही वार्षिक गति कहते हैं। परिक्रमण गति, परिक्रमण गति के क्या क्या प्रभाव होते हैं और वो किस प्रकार चेंज होते हैं और वो क्यों होते हैं, उन पर बात करेंगे कि परिक्रमण गति का क्या क्या प्रभाव है। कौन कौन से अपन देख रहे थे कि घूर्णन से क्या परिवर्तन हो रहा है, तो परिक्रमण से क्या क्या। तो परिक्रमण में जो भी चीजें हैं उसमें पृथ्वी परिक्रमण का मतलब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करिए, उसके साथ क्या होना चाहिए, झुकाव भी जरूरी है। यदि झुकाव नहीं होगा तो जो भी अपन प्रभाव पड़ रहे हैं वो एक भी नहीं होगा। तो जितने भी परिक्रमण के साथ प्रभाव पड़ेंगे उनमें साथ में एक प्रभाव और काम आएगा, झुकाव। यदि पृथ्वी का झुकाव नहीं होता, पृथ्वी 23.5 डिग्री पे झुकी हुई नहीं होती, जैसे अपन पढ़ेंगे आगे की ऋतुएं किस कारण परिवर्तित होती है, परिक्रमण के कारण। कर्क रेखा और मकर रेखा का निर्धारण भी परिक्रमण के कारण होता है। उपध्रुववर्तों का निर्धारण भी किस कारण हो रहा है, परिक्रमण के कारण ही हो रहा है। आगे पढ़ेंगे सूर्य की ऊंचाई में अंतर, गर्मियों में अपने सूर्य सर पे आता है, सर्दियों में इधर चला जाता है, वो भी किसके कारण आ रहा है, परिक्रमण के कारण। सूर्य की किरणों के कोण में अंतर आ रहा है, वो भी किसके कारण आ रहा है, परिक्रमण के कारण। गर्मियों में अपने दिन बड़े हो रहे हैं, सर्दियों में छोटे हो रहे हैं, वो भी किसके कारण, परिक्रमण के कारण ही हो रहा है। किसके कारण हो रहा है, परिक्रमण के कारण ही होता है। दिन रात की अवधि में परिवर्तन होना परिक्रमण के कारण ही होता है। वायुदाब की पेटियों में खिसकाव होना, ग्रहण होना, ये किसके कारण होते हैं, परिक्रमण के कारण ही होता है। लेकिन अपन कह रहे थे कि यदि पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती तो कर्क और मकर रेखा नहीं होती। पृथ्वी झुकी हुई नहीं होती, लंबवत होती तो क्या होता, पृथ्वी लंबवत होती, पृथ्वी लंबवत होती, झुकी हुई नहीं होती तो दिन रात हमेशा बराबर होते। तो अपन ये भी नहीं कह सकते दिन लंबे हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं वो परिक्रमण के कारण हो रहे हैं। तो झुकाव भी उसमें जरूरी है। झुकाव और परिक्रमण दोनों के प्रभाव से होंगे। जितने भी प्रभाव पड़ेंगे अपन, परिक्रमण वाले प्रभाव पड़ रहे हैं, उनके साथ एक प्रभाव और रहेगा। वो कौन सा रहेगा, पृथ्वी का झुकाव। ऋतुएं किस कारण परिवर्तित होती है, तो परिक्रमण, केवल परिक्रमण नहीं, परिक्रमण के साथ झुकाव। अपन पहले दिन बात कर रहे थे कि यदि झुकाव नहीं होता तो हमेशा सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता और पृथ्वी पर पूरी पर दिन और रात बराबर होते। तो अपने ऋतुएं चेंज नहीं होती ना, ऋतुएं चेंज नहीं होती, हमेशा दिन 12 घंटे का रात 12 घंटे की होती। तो ऋतुएं परिक्रमण तो कर रही है लेकिन झुकी हुई नहीं है, इसलिए अपने क्या हो रहा है, ऋतु परिवर्तन भी नहीं होगा। तो जितने भी अपन प्रभाव पढ़ेंगे वो दोनों कारण साथ साथ रहेंगे, झुकाव और परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है।
तो ये स्थिति है 21 जून की, 21 जून की। ये 23 सितंबर, ये 22 दिसंबर। थोड़ा सा मैं इसको सही बना दूं। ये स्थिति है 21 मार्च के समय। पृथ्वी का परिक्रमण पथ किस प्रकार का है? दीर्घवृत्ताकार। पृथ्वी का परिक्रमण पथ है वो वर्ताकार नहीं है। पहली चीज तो इस पे बात करने, पृथ्वी का परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार है, वर्ताकार नहीं है। दीर्घवृत्ताकार होने के कारण कभी तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, कभी ज्यादा होती है। तो उपसौर और अपसौर, अपन कारण पढ़ेंगे उपसौर, और दूसरा अपसौर। इनमें झुकाव का कोई प्रभाव नहीं है। हाँ, 21 मार्च, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च ये स्थिति रहेगी। तो उपसौर और अपसौर में झुकाव वाला कारण की बात नहीं करे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अपन कह रहे हैं कि ज्यादातर जो अपन सारे कारक पढ़ेंगे उनमें झुकाव और परिक्रमण दोनों का प्रभाव रहेगा, लेकिन उपसौर और अपसौर में झुकाव वाली स्थिति नहीं है। उपसौर और अपसौर क्यों हो रहा है? उपसौर और अपसौर क्यों हो रहा है? पृथ्वी के परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार होने के कारण। पृथ्वी का परिक्रमण पथ दीर्घवृत्ताकार होने के कारण उपसौर और अपसौर आ रहा है। पर कभी सूर्य से नजदीक आ रही है पृथ्वी, कभी दूर जा रही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी 14.9 करोड़ किलोमीटर है और उपसौर के समय 14.7 करोड़ किलोमीटर होती है और अपसौर के समय 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अपसौर के समय ये, उपसौर के समय ये स्थिति रहती है। उपसौर और अपसौर के समय औसत दूरी ये होती है। अब अपन पढ़ते आए हैं कि सूर्य से पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट 22 सेकंड। भी पढ़ते हैं कि 8 मिनट और 22 सेकंड होता है। कैसे पता लगेगा कि 8 मिनट और 22 सेकंड में ही सूर्य का प्रकाश धरातल तक आ जाता है? क्यों? क्योंकि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी ये होती है और प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो 1 मिनट में कितनी कर लेगा? 1 करोड़ 80 लाख। 1 करोड़ 80 लाख। और ऐसे काउंट करके देख लो कितना आएगा। 8 मिनट और 22 सेकंड या 20 सेकंड। 8 मानो कि ये स्थिति है थोड़ा अलग, ये स्थिति है अलग, तो पर ऐसे काउंट किया जाता है। अब चंद्रमा का प्रकाश धरातल तक आने में कितना टाइम लगता है? अपन आगे पढ़ेंगे। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी तो औसत दूरी तो 3,84,000 किलोमीटर है। अपसौर के उपभू के समय 3.56 लाख ही है और अपभू के समय 4.07 लाख है। इसका मतलब 1 सेकंड और कुछ टाइम लगेगा, क्योंकि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर आ जाता है प्रकाश। भी चंद्रमा का प्रकाश तो 1.33 सेकंड होता है, 1.33, उसी में चंद्रमा का प्रकाश धरातल तक आ जाता है।
सूर्य का प्रकाश धरातल तक आने में 8 मिनट और 22 सेकंड लगते हैं। तो आप इससे ज्ञात करोगे कि 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में आ जाता है, तो इतनी दूरी तय करने में कितना टाइम लगेगा भी? 1 करोड़ 80 लाख। कितने टाइम में? 1 मिनट में। 1.8 को आप 8 से गुणा करो, देखिए कितना आ रहा है। 1.8 को आप 8 से गुणा करो, देखिए कितना आ रहा है। कितना आ रहा है? 14.4। इसका मतलब 8 मिनट में 14.4 करोड़ किलोमीटर की दूरी तय होगी। तो पीछे और बच गई ना दूरी, तो पीछे और बच गई। तो उसमें वो 20-22 सेकंड है, वो अब मानो कि और बच गई। 14.4 या 14.9 तक है। इसका मतलब 9 का मतलब 90 लाख। और अब 90 और 40 50 लाख और बच गए। 50 लाख और बच गए। तो इसका मतलब 50 के हिसाब से अपन बात करें तो 16 3 48। 48। इसका मतलब कुछ किताबों में 8.16 मिनट भी दिया आता है, कुछ में 8.22 भी दिया आता है। तो इसका मतलब इस प्रकार ज्ञात किया था। वैसे एग्जैक्ट मैंने 3 लाख बोला है, लेकिन 2,96,000 कुछ ही होता है। मैंने औसत निकालने के लिए बोला है कि प्रकाश की गति है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर होती है। तो किताबों में ये भी लिखा था, एग्जैक्ट अपन लिखाते हैं तब 2,96,000 किलोमीटर होती है। तो लगभग 8 मिनट 22 सेकंड के आसपास लगती है। तो वो इस दूरी के कारण ही होता है। तो उपसौर और अपसौर की स्थिति आ रही है, वो परिक्रमण पथ दीर्घ वर्ताकार होने के कारण आ रही है। और प्रत्येक ग्रह या उपग्रह का परिक्रमण पथ दीर्घ वर्ताकार होगा। ये किसने कहा बताया था सर्वप्रथम? केपलर ने 3 नियम दिए थे। भी केपलर ने 3 नियम दिए थे कि प्रत्येक ग्रह का परिक्रमण पथ किस प्रकार का होगा? दीर्घ वर्ताकार होगा। और दीर्घ वर्ताकार होगा तो जब पृथ्वी नजदीक होगी तब परिक्रमण गति तेज होगी, और जब दूर होगा तब कम होगी। तो 3 जनवरी को पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी कम होती है, इसलिए परिक्रमण गति ज्यादा होगी। और दूर होगा तब परिक्रमण गति कम हो। अब ये बताओ, 3 जनवरी को उपसौर होता है, 4 जुलाई को अपसौर होता है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक सूर्य ताप कब प्राप्त होता है? 3 जनवरी को या 4 जुलाई को? 3 जनवरी को। आप उस हिसाब से दिमाग मत लगाना कि अपने तो 3 जनवरी को सर्दी होती है। वो कॉन्सेप्ट आगे अपन सूर्य ताप वाले टॉपिक में क्लियर करेंगे कि क्यों होती है, कैसे होती है, उस पर अपन बाद में बात करेंगे। तो उपसौर और अपसौर की स्थिति परिक्रमण गति के कारण ही होती है। फिर बात करते हैं कि जैसे आप बात करेंगे कि ये भाग है, ये भाग है, ये झुकाव इधर है, इसलिए उत्तरी ध्रुव पर आप जैसे ये झुकाव आपकी तरफ है। अब आप ये बताओ कि आपको कौन सा ध्रुव दिखाई दे रहा है और कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है। इसका ये दिखाई दे रहा है सबको और ये नहीं दिखाई दे रहा है। अब आप कह रहे थे कि कैसे 6 महीने की रात होगी, 6 महीने का दिन होगा। अब देखो ये इधर से इधर घूम रही है पृथ्वी, लेकिन आपको कहीं से भी घूमे ये भाग तो आपको बारी बारी दिख रहा है कि इधर वाला दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन दूर वाला तो दिख रहा है ना पूरा ही। ये ब्लैक वाला आपको यहां से लेकर यहां तक दिख रहा है। तो पृथ्वी कैसे भी घूर्णन करेगी और दक्षिणी ध्रुव आपको नहीं दिख रहा है ना। तो अब यहां पर 6 महीने तक क्या रहेगा? दिन रहेगा। अपन सोचते हैं कि यार यहां ही कैसे रह रहा है। बाकी भाग देखो आप, बाकी भाग देखोगे आपको इधर वाला दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है। लेकिन उत्तरी ध्रुव देखो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। तो 6 महीने तक ये दिखा। अब यहां देखो, आप अपने आप को सूर्य मानो और ये ऐसे है, इधर की तरफ झुकाव लिए हुए है, तो सूर्य का प्रकाश इधर वाले भाग पे आएगा। इधर वाले भाग में आएगा।
तो 6 महीने तक और ये दिन और 6 महीने तक इधर रात। अब देखो ये इधर आ गया, ये इधर आते ही कहे कि मैं तो झुकूंगा, इधर झुकाव की दिशा बदल लूंगा। मैं कह रहा था कि ऋतुएं किस कारण चेंज होती है? परिक्रमण गति के कारण। परिक्रमण गति के साथ क्या आएगा? झुकाव। झुकाव आएगा। ये इधर से इधर आ रहा है तो उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सूर्य की तरफ है 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सूर्य से विपरीत है। और यहां पे देखो 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अब आप देखो कि ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो सूर्य के नजदीक था, आप किधर है? दूर है ना, दूर है। अब ये यहां आते ही कहता मैं तो इधर झुकूंगा, तो हमेशा उत्तरी गोलार्ध में दिन होता, बड़ा होता। भाई ये देखो कि अब ये यहां से आप अपने आप को, सूर्य पहले इधर था तो मैंने ये लोकेशन की थी कि आपको ये दिख रहा है, ये भाग नहीं दिख रहा है। अब यहां से मैं ऐसे स्थिति में आएगा। अब आपकी तरफ मैं ये कर रहा हूं, अब आपको कौन सा ध्रुव दिख रहा है? दक्षिणी ध्रुव पूरा दिख रहा है, उत्तरी ध्रुव ये ब्लैक वाला भाग आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इस भाग पे रात होगी, पूरे 6 महीने तक अंधेरा रहेगा, और ये 6 महीने तक आपको दिखता रहेगा, 6 महीने तक आपको दिखता रहेगा। अब अपन बात कर रहे थे कि ध्रुव स्तर बिंदु है, उस पर तो बात कर ली थी कि ध्रुव तारा हमेशा एक ही जगह दिखाई देता है, स्तर है, गति नहीं है। गति होती तो पर इधर से इधर जाता हुआ दिखाई देता, वो गति। अब अपन कह रहे थे कि ध्रुव समय विहीन स्थान है, ध्रुव समय विहीन स्थान है। अब समय विहीन कैसे हुआ? वहां घड़ी नहीं चलती है भी, वहां पर घड़ी नहीं चलती है, चलती तो है, घड़ी बंद थोड़ी हो जाएगी, घड़ी तो चलेगी। लेकिन अब उसको समय विहीन कैसे कहेंगे? आपके पास में घड़ी नहीं थी, अपने दादाजी के पास में, तो भी वो टाइमिंग के आधार पे कहते थे कि सूर्य उदय होगा, अस्त हो गया, दोपहर हो गई, टाइमिंग हुआ ना उसके पास, समय का माप मिला उनको। लेकिन अब यहां पर क्या हो रहा है कि 6 महीने जैसे सूर्य इधर है, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया, फिर इधर आ गया। जैसे अपने ऐसे होता भी, अपन गुच्चामण में है कि बूढ़सू की तरफ दिखाई दे रहा है, अब मोलासर की तरफ दिखाई दे रहा है, अब इधर दिखाई दे रहा है सूर्य, अब परबसर की तरफ दिखाई दे रहा है। ऐसा होता तो अपन कैसे कहते कि सूर्य उदय हुआ है, दोपहर हुआ है, अस्त हुआ है, तो दूरों पे ये स्थिति होती है। दूरों पे क्या स्थिति होती है? जैसे अपन यहां से गए कि अभी सूर्य परबसर की तरफ है, अब इधर नागौर बूढ़सू की तरफ आ गया है, अब मोलासर की तरफ आ गया है, अब इधर आ गया दाता रामगढ़ की तरफ, और वापस घूम के इधर आ गया। तो दूरों पर 6 महीने ऐसी स्थिति होती है, 6 महीने तक अस्त ही नहीं होता है भी। ये देखो घूम रही है, आपको दिख रहा है। तो यहां के लोगों को तो क्या होता है? इधर से। तो कब कहेंगे वो दोपहर हो गई, कब कहेंगे सूर्य उदय हो गया, कब कहेंगे अस्त हो गया? नहीं पता चलेगा ना। तो इसको क्या कहेंगे? समय विहीन स्थान। समय का यहां पर मालूम ही नहीं चलेगा, समय विहीन स्थान है, दूर है। और क्या है? दिशा विहीन। दिशा विहीन कैसे हुआ? दिशा विहीन स्थान भी है, दूर है। दिशा का मालूम कल बात की थी कि दिशा का पता कैसे चलता है? सूर्य उदय हो रहा है, उधर मुंह कर लो, बाएं हाथ की तरफ उत्तर, दाएं हाथ की तरफ दक्षिण, मुंह है उधर पूर्व, और पीठ की तरफ पश्चिम। अब ध्रुव पे आप किधर मुंह करोगे? ध्रुव पे किधर सूर्य उदय हो रहा है? 6 महीने तक तो अस्त नहीं होता, 6 महीने तक उदय ही नहीं होता है। तो आप कैसे दिशा का मालूम करोगे वहां पे? इसलिए उसको क्या कहते हैं? दिशा विहीन, समय विहीन और गति विहीन स्थान है, दूर है। दिशा विहीन है, समय विहीन है, और गति विहीन है। एक क्वेश्चन वो भी दिया था आपको पहले कि एक व्यक्ति उत्तरी ध्रुव से 50 किलोमीटर दक्षिण में चल रहा है, फिर 50 किलोमीटर पूर्व में चल रहा है, और फिर 50 किलोमीटर उत्तर में चल रहा है, तो वो कहां पहुंचा था? जिस स्थान से वो स्टार्ट हुआ था उससे कितने किलोमीटर दूर रहा है वो, तो उसी जगह वापस पहुंच गया है। वहां
मेंटलिटी के क्वेश्चनों की तरह 50 किलोमीटर नहीं करना है कि एक व्यक्ति यहां से स्टार्ट हुआ, इधर आ गया 50, इधर आ गया, इधर आ गया, अब ये बीच की दूरी 50 किलोमीटर तो 50 किलोमीटर दूर है, नहीं, वो उसी जगह पहुंच गया है कि देखो यहां से एक व्यक्ति 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर इधर आया, फिर 1000 किलोमीटर इधर गया, और फिर 50 किलोमीटर वापस उत्तर में चला, तो कहां पहुंच गया? फिर इधर से इधर गया 1000 किलोमीटर, फिर 500 किलोमीटर इधर आ गया, फिर 1000 किलोमीटर वापस उत्तर में चल गया, तो उत्तर का बिंदु तो वही है ना, तो उसी जगह पहुंच जाता है, उसी जगह पहुंच जाता है। तो ध्रुव है, दिशाविहीन भी है, समयविहीन भी है। अब देखो कि यदि पृथ्वी परिक्रमा, अपन कहते हैं कि ऋतुएं क्यों चेंज होती है, कैसे चेंज होती है, उन पे बात करेंगे। तो इन सभी के लिए क्या रीजन होना चाहिए? परिक्रमण तो होनी चाहिए। जैसे मानो कि यहां पर झुकाव लिए हुए है, इस जगह झुकाव लिए हुए है पृथ्वी, और घूर्णन करती रहे, तो एक गोलार्ध में क्या होगा? दिन लंबा होगा। घूर्णन भी करे तो दिन रात तो बनेगी, लेकिन एक रात में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा? दिन लंबा होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में दिन, उत्तरी ध्रुव पर हमेशा दिन रहेगा, और दक्षिणी ध्रुव पर हमेशा ही। लेकिन यहां से घूम के यहां आई पृथ्वी, इस जगह आई, तब ये दक्षिण ध्रुव है, ये सूर्य के नजदीक हुआ, इधर वाला भाग सूर्य से दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। देखो ये स्थिति आ रही है। अब उत्तरी ध्रुव पे रात है, दक्षिणी ध्रुव पे दिन है, तो कोई भी कारण होगा उसमें क्या होगा? झुकाव भी जरूरी है और परिक्रमण भी। अब देखो झुकाव की दिशा भी एक ही होनी चाहिए, झुकाव इधर ही है और ये भी इधर ही है। तब इधर था, तब उत्तरी ध्रुव पर दिन था, लंबा था, और इधर ही रात, अब दक्षिण पे। ये पृथ्वी आके गई इधर झुकी हुई है, अब यहां आके गए मैं तो इधर झुकूंगी, तब ऋतु वो एक ही गोलार्ध में रहेगा ना। तो ऋतुएं चेंज होने के लिए तीनों रीजन साथ होने चाहिए: परिक्रमण गति, झुकाव, और झुकाव भी कैसा? एक ही दिशा में झुकाव, झुकाव भी कैसा? एक ही दिशा में। अभी पीछे अपन YouTube पे एक क्लास डाली थी, उसमें किसी ने एक कमेंट लिख के भेजा था कि पृथ्वी का झुकाव किस दिशा में है। मेरे को तो पता नहीं, आप बताओ पृथ्वी का झुकाव किस दिशा में? पूर्व में है या पश्चिम में है या उत्तर दक्षिण में? किस ओर पृथ्वी का झुकाव है? पृथ्वी का झुकाव किस दिशा में है? बताओ। देखिए पृथ्वी किस दिशा में झुकी हुई है? एक कमेंट में आया था, मैंने उसको जवाब भी नहीं दिया, लेकिन झुकाव किस दिशा में है? अरे कैसे आप डिसाइड करोगे कि ये इधर झुकी हुई है? मान लिया कि आप इधर हो, तब ये कह सकते हो किस हाथ की तरफ है? बाएं हाथ की तरफ। अब मैं इसके इधर आके खड़ा होगा, किस ओर है? दाएं तरफ। किधर है? इधर खड़ा हो गया तो इधर है। कहां है? सूर्य की ओर। कहां है? यहां सूर्य की ओर है। इधर कहां है? सूर्य की ओर। कहां है? कहां है सूर्य की ओर? आप कैसे कहोगे कि इधर झुकाव है? अरे दिशा का, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, और दिशा का एक आधार बनाया हुआ है अपने को कि इधर से सूर्य उदय हो रहा है। अपन दिशा का आधार किससे मिला मान रहे हैं? कि सूर्य, पृथ्वी इधर से इधर घूम रही है, तब इधर पूर्व मान लो और इधर पश्चिम मान लो और इधर, वो तो पृथ्वी पर ही माना हुआ है। पृथ्वी किधर झुकी हुई है? ये नहीं कह सकते कि किधर ही झुकी हुई है। ये पृथ्वी किसके संदर्भ में मान रहे हो? किसके संदर्भ में कहोगे कि आप इधर झुकी हुई है? भी संदर्भ में अपन यहां पर दिशा का मालूम कैसे किया कि किधर कौन सी? सूर्य उदय होने के कारण पश्चिम, इधर से इधर, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, तो पृथ्वी के लोकेशन कर लिया कि इधर अपन उत्तर मान लेते हैं, इधर दक्षिण मान लेते हैं। लेकिन अपन मानो कि कहते हैं कि जैसे पिरामिड और पढ़ते हैं कि पिरामिड की ओर मुंह कर ले, या अपन देशांतरों में बात की थी कि इसकी ओर मुंह कर ले, तो इधर वाले को अपन पूरी देशांतर कह दी, इधर वाले को। लेकिन पृथ्वी तो अब गोल है ना, इधर आके खड़े हो गए तो ये भी अपन, ये हो गया, इधर ये हो गया, तो कौन सी लोकेशन करोगे? तो पृथ्वी के बारे में ये नहीं कह सकते कि इस दिशा में झुकी हुई है। किसी ने ये इसके आधार पे किसी ने लिख दिया है किताब में कि पूर्व में झुकी हुई या पश्चिम में झुकी हुई, तो बात सही नहीं है। किसी भी बुक में ये पढ़ो ना कि पृथ्वी पूर्व में झुकी हुई है या पश्चिम में झुकी हुई है,
उत्तर में झुकी हुई या दक्षिण में झुकी हुई, वो बात सही नहीं है। 99.99% बुक में नहीं लिखी हुई आएगी, लेकिन 1-2% नई गाइडें लिख रहे हैं, वो के नया दे कुछ, तो वो नया दे देते हैं और आप उसको लेते रहते हो। इसलिए सोच के देखो कि किधर झुकी रहेगी। क्या हुआ? हाँ हाँ, भी कैसे बताओगे आप? भी एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, तो ये मानो कि दूर वाले को अपन कैसे कहोगे कि ये इससे इधर है, ये दक्षिण में है, ये यहां से इसको पश्चिम में ले जाओगे क्या आप? वो थोड़ा, वो तो अपने आधार पे दिशाएं बनाई हुई है। वो किसके आधार पे? पृथ्वी पर अपन कोई भी चीज, पृथ्वी पर कोई किनारा नहीं है, पृथ्वी पर है तो ये लाइन भी लिखा है ना, पृथ्वी दिशाहीन है, इस पे कोई किनारा नहीं है, तो सही है लाइन। पृथ्वी पर है, कोई किनारा नहीं है, चार कोई किनारा नहीं, आप कहां इधर से जाओगे तो इधर आ जाओगे, इधर से जाओगे तो इधर आ जाओगे, कोई किनारा नहीं है। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि पृथ्वी इस दिशा में झुकी हुई है, पृथ्वी इस दिशा में झुकी हुई। ऑथेंटिक बुक में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा इस चीज। ऑथेंटिक बुक में आपको कहीं नहीं लिखा होगा कि पृथ्वी पूर्व में झुकी हुई है या पश्चिम। मैंने तो आज तक किसी बुक में नहीं पढ़ा कि पूर्व में झुकी हुई है या पश्चिम में झुकी हुई है, लेकिन आपने यदि कहीं देखा है तो उसको ये मान लेना कि इस सौर मंडल में कहां दिशा ज्ञात करोगे आप? किस, अपन तो यहां पर दिशा किसके, पृथ्वी की घूर्णन के आधार पे। अपन अभी बात कर रहे थे कि दिशा का मालूम, अपने को दिशा का माप कैसे प्राप्त हुआ? घूर्णन के कारण है, घूर्णन के कारण है दिशा का माप, घूर्णन के कारण पश्चिम से पूर्व की ओर। भाई यहां आप सूर्य के आधार पे कहोगे सूर्य की तरफ झुकी हुई है, तो ये भाग उत्तरी दूर है, यहां सूर्य की तरफ है, तो यहां विपरीत साइड में, विपरीत साइड में। इसलिए इसके लिए ये नहीं कह सकते किस ओर झुकी हुई है, इसमें ये आप नहीं कह सकते कि इस ओर झुकी हुई है। अब अपन बात करते हैं कि परिक्रमण और एक ही दिशा में झुकाव के क्या क्या प्रभाव है। भी अपन पहले पढ़ रहे थे कि घूर्णन के क्या क्या प्रभाव आते हैं, अब पढ़ते हैं कि परिक्रमण के क्या क्या प्रभाव आते हैं, परिक्रमण से क्या क्या चीजें होती है। तो पहली चीज तो अयन वर्तों का निर्धारण। किसका? अयन वर्तों का निर्धारण, अयन वर्तों का निर्धारण हो रहा है। अयन वर्त किसे कहते हैं? करक और मकर रेखा को। अयन वर्तों का निर्धारण किसे कहते हैं? करक और मकर। अयन वर्त कहते हैं जहां तक सूर्य लंबवत चमक सकता है उन क्षेत्र को क्या कहते हैं? अयन वर्त। जहां तक सूर्य लंबवत चमक सकता है उन अयन वर्तों का निर्धारण किसके कारण होता है? परिक्रमण और झुकाव के कारण। अपन कह रहे थे कि इधर जैसे सूर्य यहां पर है तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक लंबवत चमक रहा है, 23.5 डिग्री तक करक रेखा तक लंबवत चमक रहा है। अब मानो उत्तरी अयन वर्त का निर्धारण तो हो गया, लेकिन यहां से परिक्रमण करके यहां आई, तब दक्षिण में कहां तक सीधा चमका? मकर रेखा का निर्धारण हुआ है अपने 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। तो झुकाव भी है, जरूरी है, और परिक्रमण भी जरूरी है। अयन वर्तों का निर्धारण होने के लिए दो बातें जरूरी है, झुकाव भी जरूरी है और परिक्रमण। अपन कह रहे थे कि झुकी हुई नहीं होती तो अयन वर्त होते ही नहीं। सूर्य हमेशा कहां सीधा चमकता? विषुवत रेखा पे सीधा चमकता, तो करक और मकर रेखा नहीं होती। तो ये भी अब झुकाव के कारण सीधी पृथ्वी अपने अक्ष पर लंबवत होती, सीधी होती, सीधी होती और फिर परिक्रमण करती तो भी अयन वर्तों का निर्धारण नहीं होता, क्यों? करक और मकर रेखा होती नहीं, विषुवत रेखा ही होती। इसलिए झुकाव भी इसमें जरूरी है। और झुकाव भी देखो, ये इधर है तो ये इधर ही होना चाहिए। ये यहां आके कहे कि मैं इधर रहूंगा, तो फिर तो क्या है, वो उत्तरी करक रेखा की तरफ ही रह गया, दक्षिण में कहां गया? भी ये कहे कि मैं इधर रहूं, तो निर्धारण है वो नहीं होगा, अयन वर्तों का निर्धारण नहीं होगा।
फिर है उपध्रुववर्तों का निर्धारण। दूसरा बिंदु है उपध्रुव वर्तों का निर्धारण। उपध्रुव किसे कहते हैं? आकर्टिक वर्त और अंटार्कटिक वर्त, मतलब 66.5 डिग्री को। अयन वर्त या करक रेखा 23.5 को, और ये किसको कहते हैं? 66.5 को। अपन निकाल रहे थे कोण कि सूर्य 0 डिग्री पर लंबवत चमकता है, तब तो अपन कोण अलग तरीके से देख रहे थे, और अपन देख रहे थे कि सूर्य यहां पर मकर रेखा पर या करक रेखा पर लंबवत आ जाता है। करक रेखा पर लंबवत चमकता है 21 जून को। तब सूर्य की किरण कहां तक आ सकती है? 66.5 पे। कहां तक सूर्य की किरण पहुंच सकती है? 66.5 तक। कहां तक पहुंच सकती है? 66.5 तक। तो ये पृथ्वी झुकाव के कारण करक रेखा पर सूर्य लंबवत चमका। तब अपन ने निर्धारित कर लिया कि यहां से आगे सूर्य का प्रकाश नहीं जा सकता। नहीं जा सकता इसका मतलब ये क्या है? उपध्रुववर्त है। ये क्या है? उपध्रुववर्त है, या 66.5 डिग्री है, या आकर्टिक अंटार्कटिका वर्त है। यदि झुकी हुई नहीं होती तो करक रेखा तक, विषुवत रेखा पर सीधा होता, तो करक रेखा भी नहीं होती, मकर रेखा भी नहीं होती, उपध्रुववर्त भी नहीं होते। फिर सूर्य हमेशा कहां तक पहुंचता? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों तक। अब यहां पर सूर्य आएगा, तब कहां से आगे? इधर से आगे सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा, तो इधर वाला करक रेखा पे चमक रहा था, तब इसका उपध्रुव का निर्धारण हो गया। मकर पे आया तब इसका निर्धारण हो गया। तो मकर और करक पे कब आएगा सूर्य? जब परिक्रमण करेगा और झुकाव होगा। भी परिक्रमण करेगा और झुकाव होगा, तभी तो इधर करक रेखा पे सीधा था और इधर मकर रेखा पे सीधा आया। इसलिए उपध्रुव वर्तों और अयन वर्तों का निर्धारण किसके कारण होता है? झुकाव और परिक्रमण दोनों। और झुकाव भी पूछा जाए कैसा? एक ही दिशा में, एक ही दिशा में झुकाव होना चाहिए। भी यहां से अपन कहे कि ये इधर झुकी हुई है, तो ये इधर ही रहनी चाहिए, ये इधर ही रहनी चाहिए। ये अपन कहे कि सूर्य की तरफ झुकी हुई है, ये इधर सूर्य की तरफ झुक जाए और वापस यहां सूर्य की तरफ झुक जाए, तो मामला पूरा ही खराब है। भाई यहां इधर आके वापस कहे कि मैं तो सूर्य की तरफ ही झुकूंगी, तो ठीक नहीं है। ये इधर सूर्य की तरफ है, तो इधर विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब इसकी दिशा एक ही होनी चाहिए। झुकाव की दिशा एक ही होगी तो ही अयन वर्तों का निर्धारण होगा, तो ही उपध्रुव वर्तों का निर्धारण होगा। अब अपन बात करते हैं कि सूर्य की किरणों के कोण में अंतर आता है, परिक्रमण और एक और झुकाव के कारण। परिक्रमण के कारण और एक और झुकाव के कारण क्या आ रहा है? सूर्य की किरण के कोण में अंतर आता है। प्रत्येक अक्षांश पर सूर्य की किरण का कोण प्रतिदिन अलग अलग होता है। सूर्य की किरण का कोण प्रत्येक अक्षांश पर प्रतिदिन अलग अलग होता है। और एक लाइन ये बार बार लिख के एग्जाम में आई है कि विषुवत रेखा पर वर्ष वर्ष दिन और रात बराबर होते हैं। और दूसरी लाइन ये लिखी आती है कि विषुवत रेखा पर हमेशा सूर्य की किरण का कोण नियत रहता है, मतलब स्थिर रहता है। वो लाइन गलत है। सूर्य का किरण का कोण प्रत्येक अक्षांश पे प्रतिदिन अलग अलग होगा, जो अपन देखते हैं। अभी देखते हैं, बात करते हैं इस पे कि अपन यहां पर बात करते हैं कि ये 0 डिग्री है, इधर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। कि ये 0 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, ये 23.5, ये 66.5 डिग्री, इधर 66.5 डिग्री, और ये
90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव है, ये 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। 21 मार्च के बाद में अप्रैल, मई और 21 जून यहां सीधा चमकता है। 21 जून के बाद में जुलाई, अगस्त और 23 सितंबर। 23 सितंबर के बाद में अक्टूबर, नवंबर और 22 दिसंबर को सूर्य कहां सीधा चमकता है? मकर रेखा पे। फिर जनवरी, फरवरी और मार्च में वहां पर चमक। अब जब सूर्य विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तब विषुवत रेखा पर सूर्य की किरण का कोण 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। जहां पर सूर्य सीधा चमक रहा है वहां पर सूर्य की किरण का कोण लंबवत आता है, 90 डिग्री होता है। जब सूर्य 21 मार्च को विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तब कर्क रेखा पर सूर्य की किरण का कोण कितने डिग्री का आएगा? 66.5 का आएगा। क्यों? क्योंकि ये दूरी कितनी है? 23.5 की है। 23.5 को 90 में से माइनस किया, 66.5 डिग्री का कोण आता है। फिर 21 मार्च और 23 सितंबर को उपध्रुववर्तों पर सूर्य की किरण का कोण कितने डिग्री का आएगा? 23.5 डिग्री का कोण आएगा, क्योंकि ये दूरी 66.5 है और 90 में से 60। और 21 मार्च और 23 सितंबर को उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरण का कोण कितने डिग्री का आएगा? 0 डिग्री का। इधर भी वही रहेगा, 90 माइनस 23.5 66.5 का कोण रहेगा। इधर भी 90 माइनस 23.5 बराबर, सॉरी 66.5 बराबर 23.5। यहाँ 90 माइनस 90 बराबर 0, क्योंकि ये विषुवत रेखा पर सीधा चमक रहा है, वहां पर सूर्य की किरण का कोण 90 डिग्री का लंबवत है। और जहां पर सीधा चमक रहा है और उस जिस स्थान का कोण मापना है वो उसकी दूरी देख लेना और उसको किस में से माइनस कर देना है। यदि आपको 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश का पूछा जाए तो सूर्य की किरण का कोण 90 माइनस 2 बराबर 88 डिग्री का होगा। जितने डिग्री दूर है उसको आप माइनस कर लेना, वो आपको आ जाएगा। ठीक है। अब देखो अपन 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 90 डिग्री, 66.5 डिग्री और 90 डिग्री, ये स्थिति है। अब सूर्य 21 मार्च की जगह 21 जून को कहां सीधा चमकता है? 21 जून को कहां सीधा चमकता है? कर्क रेखा। कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है, इसका मतलब कर्क रेखा पर सूर्य की किरण का कोण 90 डिग्री का। अब 90 डिग्री का कहां बनेगा? कर्क रेखा पे। तो अब विषुवत रेखा पे कितना बनेगा? 90 माइनस 23.5 बराबर 66.5, क्योंकि कर्क रेखा और 0 डिग्री के बीच की दूरी कितनी है? 23.5 की है। तो यहां पर सूर्य की किरण का कोण 66.5 का बनेगा। फिर इस दिन 21 जून के दिन मकर रेखा पर सूर्य की किरण का कोण कितने डिग्री का बनेगा? तो 23.5 की दूरी ये है, 23.5 की दूरी ये है, तो 47 की दूरी होगी, 47 डिग्री दूरी होगी। तो 90 माइनस 43 डिग्री का कोण बनेगा, 43 डिग्री का कोण बनेगा। अब ये है, यहां से ये दूरी तो 66.5, ये 23.5 कितनी हो गई? 90 हो गई दूरी। और 90 माइनस 90 0 डिग्री। अब इसका मतलब क्या है? यहां से आगे सूर्य का प्रकाश नहीं जाएगा। अब मेरे को एक लड़के ने व्हाट्सएप पे भेज दिया कि क्वेश्चन सर 21 जून को दक्षिणी ध्रुव पर सूर्य की किरण का कोण कितने डिग्री का बनेगा? आपने तो पढ़ाया था, उसमें यहां तक ही बताया था। फिर यहां तक ही बनेगा क्योंकि आगे सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंच रहा, तो आप कोण किसका मापोगे?
भी सूर्य का प्रकाश कहां तक पहुंच रहा है, तो आप कोण किसका मापोगे, आगे पहुंच ही नहीं रहा है। आप तो 66.5 से क्या 67 भी नहीं मापोगे, 67 पे जब सूर्य का प्रकाश ही नहीं पहुंच रहा है तो अब आप कोण किसका मापोगे। तो इसका मतलब यहां तक ही सूर्य का प्रकाश पहुंचेगा। अब देखो यहां पर 21 जून को 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे सूर्य की किरण का कोण कितने का होगा, क्योंकि ये दूरी 23.5 और 66.5 के बीच की दूरी कितने डिग्री के, दोनों 66.5 में से 23.5 माइनस करते हैं तो दूरी 43 डिग्री की है, और 43 को अपन 90 में से माइनस कर रहे हैं तो कितना आएगा 47 डिग्री। और यहां से ये दूरी 90 माइनस 66.5 बराबर 23.5। इसका मतलब सूर्य पर अब ध्रुव पर, उत्तरी ध्रुव पर तो 23.5 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसका मतलब कोण, सूर्य की किरण का कोण हमेशा परिवर्तित होगा। जैसे अपन बात कर रहे थे कि यहां से इधर जाने में 3 महीने, इधर से इधर आने में 3 महीने, और यहां से इधर आने में 3 महीने, यहां, इसका मतलब ये 0 डिग्री पे है तो 8 डिग्री पर जाने में, 8 डिग्री पर तक जाने में उसको 1 महीना लगेगा, 16 डिग्री तक जाने में उसको, तो 0 से 8 पे गया 1 महीना, 8 से 16 पे गया 2, 8 से 16 पे गया तो 1 महीना और हो गया ना, फिर 16 से 24 या 23.5 पे जाएगा तो 8 डिग्री और आ गई। इसका मतलब 1 महीने में वो कितने डिग्री आगे चला जाएगा, 8 डिग्री चला जाएगा। फिर वापस यहां गया, फिर वापस आने में 8, फिर और 8 डिग्री और 8, इस प्रकार हर 1 महीने में वो 8 डिग्री आगे चला जाता है। यदि आपको एक एक दिन का ज्ञात करना होता है तो 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, तो इसमें आप 30 का भाग दे देना, इसका मतलब कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 16। इसका मतलब 16 मिनट अक्षांश आगे बढ़ जाएगा। एक दिन में कितने मिनट आगे बढ़ जाएगा, वे अपन कह रहे थे कि 0 डिग्री है और 1 डिग्री है, उसके बीच में मिनट 1 से लेकर 60 तक होती है, 59 तक होती है। तो इसका मतलब वो जो मिनट वाली दूरी होती है वो एक दिन 0 डिग्री पे है 21 मार्च को, तो 22 मार्च को कहां पहुंच जाएगा 16 मिनट, जो अक्षांश होता है 0 डिग्री 16 मिनट उत्तरी अक्षांश, वहां पर पहुंच जाएगा। तो एक एक मिनट आप रोज का भी देख सकते हो, लेकिन आपको ये पता है तो देख सकते हो कि इस प्रकार होता है इसका सिस्टम। तो आप एक दिन का भी पता कर सकते हो ये तो इसका मतलब प्रतिदिन सूर्य की किरण, सूर्य हर स्थान पे रोज अलग अलग सीधा चमकेगा, हर रोज हर अलग अलग स्थान पे सीधा लंबवत चमकेगा। और सीधा कहां तक चमकेगा, करक और मकर रेखा तक ही, करक और मकर रेखा के बाहर कभी भी लंबवत नहीं चमकेगा। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का झुकाव 23.5 डिग्री है। यदि पृथ्वी का झुकाव 30 डिग्री होता तो 30 तक सीधा चमकता। तो करक और मकर रेखा किसको कहते हैं, 30 डिग्री को कहते हैं। यदि 20 डिग्री झुकाव होता तो 20 तक ही सीधा चमकता, 20 तक ही सीधा चमकता। और यदि पृथ्वी का झुकाव 20 डिग्री होता, यदि पृथ्वी का झुकाव 20 डिग्री होता ना, ये अपन बात करें कि 20 डिग्री होता पृथ्वी का झुकाव, तो जो उत्तरी उपध्रुववर्त बनते वो कितने पे बनते, 70 पे बनते। अब जो दिन और रात 24 घंटे से अधिक होते तो 70 से आगे होते। और यदि 30 डिग्री झुकाव होता तो इधर 30 आ जाते, तो इधर कितने बचते 60 डिग्री पे ही उपध्रुववर्त बनते। तो ये सारी चीजें, अयन वर्तों का निर्धारण होना, उपध्रुववर्तों का निर्धारण होना, और प्रतिदिन हर अक्षांश पर सूर्य की किरण का कोण अलग अलग होना किसके कारण होता है, परिक्रमण गति और एक और झुकाव के कारण। परिक्रमण गति और एक और झुकाव के कारण ही होता है सूर्य की ऊंचाई में रोज परिवर्तन होना।
देखो सर्दियों में सूर्य अपने को ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है और गर्मियों में ऐसे लंबवत आता हुआ दिखाई देता है। इस सर के ऊपर से आता हुआ दिखाई देता है, गर्मियों में इस प्रकार इधर से इधर जाएगा और सर्दियों में ऐसे उठेगा। तो प्रतिदिन दोपहर के सूर्य की ऊंचाई में अंतर किसके कारण आ रहा है? परिक्रमण और झुकाव। झुकाव के लिए भी यदि शब्द आए एक और झुकाव तो वो ठीक रहेगा। परिक्रमण और एक ही दिशा में झुकाव के कारण क्या हो रहा है? प्रतिदिन दोपहर के सूर्य की ऊंचाई में अंतर आ रहा है। अपन सर्दियों में देखते हैं कि सूर्य इधर से ऐसे जा रहा है और गर्मियों में देखते हैं कि सूर्य ऐसे लंबवत आ रहा है, क्योंकि गर्मियों में अपन कर्क रेखा के आसपास है तो अपने इधर से इधर जाता हुआ दिखाई देता है, और सर्दियों में मकर रेखा पे तो मकर रेखा अपने से इस दिशा में तो ऐसे जाता हुआ दिखाई देता है। तो वो किस कारण हो रहा है? मानो कि यहां पर था, इधर दक्षिणी गोलार्ध में इधर है, तब उत्तरी गोलार्ध में सूर्य लंबवत आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में आएगा दक्षिणी गोलार्ध में लंबवत आएगा, और दक्षिणी गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध में सूर्य है तो दक्षिण में तिरछा दिखाई देगा, और उत्तरी में है तो दक्षिण में है तो उत्तरी में तिरछा दिखाई देगा। भी अपने को सर्दियों में ऐसे जाता हुआ दिखाई। कभी ऐसा मौका मिले कि दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने का मौका मिलेगा अपने को, या मानो दक्षिण अफ्रीका जाएंगे तो अपन देखेंगे कि सूर्य वहां पर जब सर्दी की ऋतु आएगी तो ऐसे आएगा, क्योंकि वो अपने से दक्षिण में है, और सर्दियों में अपने दक्षिण में चला जाता है तो इधर उठ रहा है, और जब अपनी गर्मी होती है तब उनके सर्दी आ जाती है तो उनको इस प्रकार दिखाई देगा कि इधर जा रहा है सूर्य, इधर से उदय हो रहा है इधर जा रहा है। तो वो सारी स्थिति किसके कारण हो रही है? परिक्रमण और एक और झुकाव के कारण। तो अभी तक पढ़ा है अयन वर्तों का निर्धारण, फिर उपध्रुव वर्तों का निर्धारण, सूर्य की किरण के कोण में अंतर प्रतिदिन, और सूर्य की ऊंचाई में अंतर। सूर्य की ऊंचाई में सूर्य की किरण के कोण के साथ ये भी कह सकते हैं, है? तो ऊंचाई में अंतर आ रहा है, सूर्य की किरण के कोण में अंतर आ सकता है। कोण के लिए ये भी कह सकते हैं कि सूर्य की किरणों में का तिरछापन हमेशा अलग अलग रहता है। सूर्य की किरणें तिरछी रहती है, कहां पर कितने डिग्री का गिरेगी वो हमेशा अलग अलग रहेगी। तो ये बात भी परिक्रमण और एक और झुकाव के कारण आती। अब अगला बिंदु, दिन रात की अवधि में परिवर्तन। दिन रात की अवधि में परिवर्तन, दिन रात की अवधि में परिवर्तन। दिन रात किसके कारण बनते हैं? घूर्णन के कारण। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि परिक्रमण और घूर्णन वाले में यह अंतर है चेंज। दिन रात बनते हैं घूर्णन गति के कारण। दिन रात की अवधि में चेंज होता है। अपने सर्दियों में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। गर्मियों में अपने दिन बड़ा होता है, रात छोटी होती है। तो ये अवधि में परिवर्तन आया। तो दिन कभी लंबे होते हैं कभी छोटे होते हैं। ये किस कारण हो रहा है? परिक्रमण और एक और झुकाव के कारण ही होता है। इसमें अपन बात करते हैं कि इधर झुकी हुई है पृथ्वी आपकी तरफ, सूर्य की तरफ झुकी हुई है, तो उत्तरी ध्रुव पे तो 6 महीने तक रात दिन रह रहा है, और दक्षिणी ध्रुव पे 6 महीने तक रात होती है। 6 महीने तक रात होती है, क्योंकि अपन बात कर रहे थे कि जैसे ही सूर्य 0 डिग्री से 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आएगा, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे आएगा, तो इधर 89 से आगे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचेगा। तो इसका मतलब 0 से 1 पे आ गया, 1 पे आगे वापस जब तक 0 पे नहीं आएगा तब तक 6 महीने तक क्या होगा? ध्रुव पर, दक्षिणी ध्रुव पर रात रहेगी, उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा। ऐसे ही जब अपन 8 डिग्री वाली बात करते हैं तो 4 ध्रुव पे तो 6 महीने का दिन रहता है, और 6 महीने की अपन बात की थी एक दिन पहले कि 4 महीने तक दिन और 4 महीने तक रात कहां होती है? 82 डिग्री पे। 82 डिग्री पे क्या होगा? 4 महीने तक दिन रहता है और 4 महीने तक ही रात रहती है। एक साथ वहां पे 4 महीने तक दिन रहेगा, 4 महीने तक रात रहेगी, और बाकी टाइम में रात और दिन दोनों आएंगे। कभी मानो घंटे में चेंज हो सकता है, लेकिन दिन भी होगा रात भी होगी।
लेकिन 4 महीने लगातार वहां पे रात रहेगी, 4 महीने हमेशा दिन रहेगा। फिर अपन निकाल के देखा था कि 74 डिग्री पे 2 महीने तक रहेगा, 2 महीने तक वहां पे लगातार दिन रहेगा, 2 महीने तक साल में रात रहेगी, बाकी टाइम में दिन और रात दोनों रहेंगे। तो इस प्रकार जो दिन रात की अवधि परिवर्तन हो रही है वो किस कारण हो रही है? परिक्रमण और झुकाव के कारण। अब देखो इस पे बात करते हैं। नहीं आ रहा, दूसरा बना लेते हैं। तो अपन देख रहे थे कि परिक्रमण के कारण और एक और झुकाव के कारण ये स्थिति 21 जून की है। इक्कीस जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर और 21 मार्च, इस प्रकार पृथ्वी का परिक्रमण पथ होता है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को, अब देखो कि मैं कह रहा था कि 21 जून में आप सूर्य हो ऐसी स्थिति थी, 22 दिसंबर को यह स्थिति थी, तो आपको दक्षिणी 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है, उत्तरी ध्रुव नहीं दिख रहा है। 21 जून को उत्तरी ध्रुव दिख रहा है, दक्षिणी ध्रुव दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं आपको लोकेशन कर रहा हूं 23 सितंबर वाली, आपको दोनों ही ध्रुव दिख रहे हैं, आपको दोनों ध्रुव दिख रहे हैं, उत्तरी से दक्षिण तक दोनों ध्रुव दिख रहे हैं। इसका मतलब इन 2 तारीख को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक प्रकाश पहुंचेगा। भी झुकी हुई तो है पृथ्वी, लेकिन आपकी तरफ नहीं है, न आपके सामने न आपसे विपरीत दिशा में है। 21 मार्च को पृथ्वी न तो सूर्य की ओर झुकी होती है न ही विपरीत। 21 जून के दिन तो सूर्य की तरफ झुकी रहती है। अब कह रहे थे कि सूर्य की तरफ झुका दो इसको, लेकिन ये 1 ही तारीख को सूर्य की तरफ रहे। 21 जून को तो ये सूर्य की तरफ थी, देखो आपकी तरफ है। 22 दिसंबर को सूर्य से विपरीत साइड में थी। 21 मार्च को और 23 सितंबर को न तो सूर्य की तरफ, जैसे मान लिया कि यहां वाली लोकेशन में मैं आपकी तरफ ऐसे घुमा देता हूं सूर्य की तरफ, यहां वाली लोकेशन में 23 सितंबर वाली स्थिति में ये कर देता हूं। 22 दिसंबर में आप सूर्य हो तो इससे विपरीत, और 21 मार्च में ये, अब भी क्या है आपको दोनों ध्रुव दिख रहे हैं ना, ये नीचे वाला ब्लैक भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। इसका मतलब इन 2 तारीख को पृथ्वी न तो सूर्य की तरफ झुकी हुई होती है न ही विपरीत दिशा में झुकी हुई होती है। इसलिए सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और दोनों उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों दिखते हैं। सही है ना भाई, आप एक प्रैक्टिकल सोच के देखो कि यहां से आपकी स्थिति ये आ रही है कि यहां से आपको दोनों ध्रुव दिख रहे हैं इस लोकेशन में। इस लोकेशन पे तो आपको केवल उत्तरी ध्रुव दिख रहा था, इस लोकेशन पे आपको दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है, उत्तरी नहीं दिख रहा है। ठीक है, और इस लोकेशन पे आपको दोनों दिख रहे हैं। इसका मतलब आपकी आंखों का प्रकाश दोनों जगह तक पहुंच रहा है। इसका मतलब सूर्य की किरणें वो आंखें हैं, सूर्य की किरणें आ रही, यहां तक भी आ रही है, इधर भी जा रही है। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमक रहा है।
इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। सुनना, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है और सूर्य का प्रकाश उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचता रहता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचता रहता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे। पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होंगे। ठीक है, 21 मार्च और 23 सितंबर को, मानो 23 सितंबर को ये लोकेशन है तो भी दिख रही है आपको दोनों, और तो ये रहेगी लोकेशन तो भी दिखेगी, इस लोकेशन में भी दिखेगा, इधर वाली लोकेशन में भी आपको दोनों दिख रहा है। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब यहां से थोड़ी सी एक लैंग्वेज चेंज करके भी पूछा जाता है। प्रकाश का गोला मतलब आपकी आंखों से इधर वाला आधा भाग दिख रहा है, इधर वाला भी आधा भाग दिख रहा है, इससे आगे नहीं दिख रहा है। इसका मतलब प्रकाश का गोला इस दिन पूरी पृथ्वी को उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक दो बराबर भागों में बांटता है। प्रकाश का गोला, या कुछ किताबों में प्रदीप्त वर्त शब्द भी लिखा जाता है। प्रकाश वर्त या प्रदीप्त वर्त है, वो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पूरी पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। प्रकाश का गोला हमेशा ही पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है, लेकिन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक क्या है, प्रकाश का गोला पूरी पृथ्वी को दो बराबर। अब उत्तरी ध्रुव से जैसे आपको यहां तक दिखाई दे रहा, मान लिया, और यहां तक दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहां पर भी कोई देशांतर रेखा है, चाहे डिग्री वाली हो, चाहे मिनट वाली हो, चाहे सेकंड वाली, पूरी इस यहां से इस देशांतर से यहां तक आगे वाला भाग दिख रहा है, वो प्रकाश है, इधर वाला। अब जैसे ये घूमी तो इस देशांतर के, इसका मतलब एक बार ये भी क्वेश्चन आया, किन 2 तारीख को प्रकाश का गोला देशांतरों के अनुरूप होता है? 21 मार्च और 23 सितंबर को प्रकाश का गोला देशांतरों के अनुरूप होता है। ये 2 तारीख है जब प्रकाश का गोला देशांतरों के अनुरूप होता है, या उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक दो बराबर भागों में बांटता है। दो तो भी अब पूछा जाए कि 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर पृथ्वी पर क्यों होते हैं? अब इसका क्या जवाब दोगे? प्रकाश का गोला देशांतरों के अनुरूप होता है। या तो ये लिख दो, या ये लिख सकते हो कि इस दिन उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक पूरी पृथ्वी को प्रकाश का गोला दो बराबर भागों में बांटता है, या प्रकाश वर्त देशांतरों के अनुरूप रहता है। आगे ने समझ में आती भी क्यों होता है रीजन, कि इस दिन आपको आधा दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे घूमेगी तो यह आधा ही दिखाई देगा, और प्रकाश का गोला यहां से यहां तक बनेगा, इसलिए देशांतरों के अनुरूप है। पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे का दिन होगा, 12 घंटे की ही रात होगी। अब बात करते हैं कि 21 जून को, 21 जून को देखो आप, ये लोकेशन है, ये लोकेशन है, तो आपको यहां तक दिख रहा है, यहां तक दिख रहा है ना भाई, आपकी के बराबर लेके आऊं तो यहां तक आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां तक दिख रहा है, लेकिन इधर वाला नहीं दिख रहा है। अब मानो प्रकाश का गोला तो यहां से ऐसे ही बनेगा, आधा पृथ्वी को बांट रहा है, लेकिन उत्तरी ध्रुव से ध्रुव की तरफ नहीं है, नई देशांतरों के अनुरूप है, देशांतरों के बराबर नहीं चल रहा है, भी ऐसे ही चलेगा। अब लेकिन देखो इस प्रकाश के गोले को देखना आप, जैसे मान लिया कि ऐसे है, ऐसे है, तो विषुवत रेखा को तो ये दो भागों में बांट रहा है। विषुवत रेखा वाला भाग, तो विषुवत रेखा तो आधी प्रकाश में आ रही है, और ऐसे देखो आप अब आराम से कि आपको इधर वाला भाग नीचे वाला नहीं दिख रहा है, इधर वाला पूरा दिख रहा है। अब विषुवत रेखा आपको आधी दिख रही है, विषुवत रेखा आधी दिख रही है। अब देखो कि विषुवत रेखा के आगे वाले जितनी भी अक्षांश रेखा है वो आपको आधी से ज्यादा दिख रही है। कोई भी अक्षांश रेखा है, आप देखो कि अपन कह रहे थे कि जैसे जैसे उत्तर में जाएंगे दिन बढ़ेगा, इसी पे बात करेंगे। अब वो क्यों बढ़ेगा? विषुवत रेखा से जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तर की ओर जाएंगे तो दिन बढ़ेगा, रात घटेगी। अब देखो यहां पर पूरा दिख रहा, 6 महीने तक वाली बात आ गई। आप यहां पर नजर मार के देखना,
कि आपको यहां पर ज्यादातर भाग दिख रहा है, कम भाग नहीं दिख रहा है। फिर और आगे जाओगे तो आपको उस अक्षांश रेखा का कम भाग है वो नहीं दिख रहा है, ज्यादातर दिख रहा है। इसका मतलब सूर्य का प्रकाश ज्यादातर भाग पे पहुंचेगा, अंधेरे वाला भाग कम टाइम का रहेगा। फिर और नीचे जा रहे हो तो थोड़ा सा और कम हो रहा है। फिर आप जैसे विषुवत रेखा पे जाओगे यहां पे, तो विषुवत रेखा है वो आधी दिख रही है, आधी। इसका मतलब 21 जून को भी किस अक्षांश रेखा पर दिन और रात बराबर होंगे? विषुवत रेखा पे, कर्क रेखा पे नहीं। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे लंबवत चमक रहा है, लेकिन दिन और रात बराबर कहां होंगे? विषुवत रेखा पे होंगे। क्योंकि विषुवत रेखा भी आपको देखो यहां से बराबर आधी दिख रही है और आधी नहीं दिख रही है। और इस लोकेशन में भी आ जाओ, दक्षिणी ध्रुव पूरा दिख रहा है आपको, और यहां वाले नीचे वाले आधी से ज्यादा दिख रही है आपको देशांत, लेकिन विषुवत रेखा आप देखो आधी दिख रही है। आप विषुवत रेखा आपको यहां से आधी दिख रही है, और अपने आप को सूर्य मान के देख लो कि अपनी आंखों का प्रकाश यहां तक आ सकता है, तो सूर्य की आंखों का भी प्रकाश यहीं तक आएगा। तो इसलिए अपन कहते हैं कि 21 जून हो चाहे 22 दिसंबर हो, विषुवत रेखा पर हमेशा दिन और रात बराबर ही होते हैं। और देखो अब ये लोकेशन आ गई, तो यहां से जैसे जैसे आपको अक्षांश का भाग ज्यादा दिख रहा है, अंधेरे वाला यहां तो आगे पूरा ध्रुव ही दिख रहा है आपको 21 जून को, तो यहां तक पूरा ही देखो, यहां तक जैसे जो 66.5 वाला भाग है ना, ये मैं 66, अपन कहते हैं कि 66.5 से आगे दिन और रात 24 घंटे से। अब देखोगे आपको यहां 66.5 वाला भाग इस 21 जून वाले पूरा दिख रहा है, ये पूरा लोकेशन दिख रही है और पूरी लोकेशन दिख रही है। इसका मतलब यहां पर 24 घंटे तक दिन होगा, 24 घंटे तक दिन होगा। ये स्थिति घर जाके ग्लोब आपके पास में ज्योग्राफी के स्टूडेंट हो तो ले आओ, और ये जो मैं बता रहा हूं वो लाइट बंद करके आप प्रयोग करके देखो, रटने से काम नहीं होगा। प्रयोग करके देखो कि सर बता रहे थे वैसे, फोन ले लो, फोन को आप सूर्य बना लो, फोन को सूर्य बना लो, और यहां लोकेशन इसकी अलग अलग देखो कि यहां इसका प्रकाश कहां तक जा रहा है, मेरे को आधा इसमें दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इधर वाला दूर पूरा दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो प्रकाश का गोला कैसे घूम रहा है। एक हाथ में फोन ले लो, एक में इसको रखे, और दूसरा उसको देखो कि क्या स्थितियां हो रही है। ज्यादातर यहाँ नई कॉलेज बनी उनमें लेब में नहीं, पुरानी जो कॉलेज हैं उनमें लेबों में है ये सामान। एक बीच में प्रकाश बल्ब लगा रहता है, चारों ओर वो लोकेशन वाला ये रोटेशन वाला होता है नीचे कांच में लगा हुआ, उसमें अपन सही देखते हैं तो वो सारी स्थितियां बनती है। और आप घर पे जाके ऐसा देख सकते हो, ये आज ही आप देखना कि ये लोकेशन लेना, ये कौन सी है 22 दिसंबर वाली, इधर से प्रकाश डालना, आपको स्थितियां आ जाएगी। ये लोकेशन करके देखना, ये 21 जून वाले लोकेशन में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। यहां करके देखना 21 मार्च और 23 सितंबर वाली, पूरी बात समझ में आ जाएगी दिन रात कैसे होते हैं। ठीक है, तो दिन रात की अवधि यदि पृथ्वी एक ही जगह रहती तो दिन रात एक गोलार्ध में बड़े होते और दूसरे गोलार्ध में, लेकिन पृथ्वी यहां से यहां आई तब जिस गोलार्ध में दिन बड़े थे उसमें तो छोटे हो गए, जिसमें छोटे थे उसमें, तो दोनों गोलार्ध में दिन रात की अवधि में परिवर्तन होता है। वो किस कारण होता है? परिक्रमण और एक और झुकाव के कारण होता है। अब इसी बात पे कि 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। अब पूछ ले कि आज कहां पर दिन और रात, 21 मार्च और 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर। पूछ ले अपने कुचामण में किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 मार्च और 23 सितंबर, क्योंकि अपना कुचामण भी पृथ्वी पे, पूरी पृथ्वी पे ही होता है। अब चाहे रूस का कोई शहर पूछ ले, चाहे अर्जेंटीना का पूछ ले, चाहे ऑस्ट्रेलिया का पूछ ले, सभी जगह 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। क्यों होते हैं? अब जवाब दो। प्रकाश का गोला उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक दो बराबर भागों में बांटता है या देशांतरों के अनुरूप होता है। फिर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में आता है, या 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, या 21 जून है उत्तरी गोलार्ध में सूर्य जब है तब विषुवत रेखा से जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं दिन बढ़ता जाता है, रात की अवधि कम होती जाती है। जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है
तब दक्षिण में जाएंगे तो दिन की अवधि कम होती जाएगी और रात की अवधि बढ़ती जाएगी। अब पूछ ले कि 21 जून में वो राजस्थान को किस निम्न में से किस शहर में दिन बड़ा होगा? ऑप्शन दे दे, उदयपुर, अजमेर, नागौर और चूरू। तो उत्तर में कौन सा है इनमें से? चूरू। तो चूरू में दिन बड़ा होगा। ऐसे 4 शहर दे दे भारत के कि 21 जून को सबसे लंबा दिन इनमें से किस शहर में होगा? जैसे चेन्नई दे दिया, मुंबई दे दिया, भोपाल दे दिया और दिल्ली। तो दिल्ली होगा, क्योंकि जो स्थान जितना उत्तर में होगा उसको का 21 जून को दिन की अवधि उतनी ही ज्यादा होगी, और जो स्थान दक्षिण में होगा उसकी दिन की अवधि उतनी ही कम होगी। और साल में पूरी साल विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। चाहे 21 जून हो चाहे 22 दिसंबर को, 21 जून को कर्क रेखा पर दिन रात बराबर नहीं होते हैं। 21 जून को तो कर्क रेखा पे तो 13 घंटे और 27 मिनट का दिन होता है, और जब यहाँ पे 13 घंटे 27 मिनट का दिन होता है तब यहाँ 10 घंटे और 33 मिनट का दिन होता है। जब इधर 10 घंटे और 33 मिनट का दिन होता है तब इधर 13 घंटे और 27 मिनट का दिन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 13 घंटे 27 मिनट का दिन होता है 21 जून को, तो रात कितने की होगी? 10 घंटे 33। तो यहां पर जब दिन 13 घंटे 33 मिनट का होगा तो रात कितने की होगी? 13 घंटे और 27 मिनट की रात होगी। दोनों उल्टे होंगे, जब इधर ये होगा तो ये होगा। तो फिर बात आती है कि 21 जून को कर्क रेखा पर दिन और रात बराबर नहीं होते हैं, विषुवत रेखा पर होते हैं। विषुवत रेखा पर साल की कोई भी तारीख दे दिन और रात बराबर। आज कहां दिन और रात बराबर है? क्यों होता है विषुवत रेखा पर हमेशा दिन और रात बराबर? क्योंकि प्रकाश का गोला हमेशा विषुवत रेखा को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए वहां पर होता है। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो विषुवत रेखा से जैसे जैसे दक्षिण की ओर जाएंगे दिन बढ़ता जाएगा, रात कम होती जाएगी। उत्तरी गोलार्ध में दिन कम होता जाएगा, रात बढ़ती जाएगी। तो ये दिन की अवधि में परिवर्तन होता है झुकाव परिक्रमण दोनों के कारण। तो एक तो पढ़ लिया अपन ने अयन वर्तों का निर्धारण, दूसरा पढ़ा था उपध्रुव वर्तों का निर्धारण, सूर्य की किरणों के कोण में अंतर, सूर्य की ऊंचाई में अंतर और दिन रात की अवधि में परिवर्तन। इसके कारण क्या होता है? परिक्रमण हो। अब ऋतुओं का बनना, ऋतुएं जब अपने दिन लंबा होता है, सूर्य लंबवत आता है, तब अपने क्या है? गर्मी की ऋतु है। और सूर्य की किरणें अपने तिरछी आती है और सूर्य इधर रहता है, तब अपने क्या होता है? सर्दी की ऋतु। तो देखो यहां पृथ्वी है वो इधर झुकी हुई भी है, इसलिए इधर गर्मी है, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी है। ये यहां से यहां आया तब इधर गर्मी हो जाएगी, उधर सर्दी हो जाएगी। तो ऋतुओं का परिवर्तन ताप के आधार पे होता है, दिन की अवधि के कारण होता है। इसलिए ऋतुएं किस कारण बन रही है? परिक्रमण और झुकाव के कारण बन रही है। इसके अलावा अपन आगे पढ़ेंगे कि वायुदाब की पेटियां हैं। जैसे सूर्य उत्तरी गोलार्ध में जाता है तो उत्तर की ओर खिसक जाती है, सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा तो दक्षिणी की ओर खिसक जाती है। तो वायुदाब की पेटियों में उत्तरायण और दक्षिणायन होना किसके कारण होता है? परिक्रमण के कारण और झुकाव के कारण। वायुदाब की पेटियां का बढ़ना अपन पढ़ रहे थे, 2 वायुदाब की पेटियां, वैसे तो 4, लेकिन वैसे 2 अपन उपोषण उच्च वायुदाब और उपध्रुवीय वायुदाब की पेटियां पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण बनी थी। लेकिन वायुदाब की पेटियां कभी उत्तर की ओर खिसक रही है, कभी दक्षिण की ओर आ रही है। वो किसके कारण हो रहा है? परिक्रमण और एक और झुकाव के कारण। तो ये अपन परिक्रमण और एक और झुकाव के प्रभाव पड़े थे। अब पढ़ रहे हैं अपन ग्रहण। ग्रहण किसे कहते हैं? ग्रहण किसे कहते हैं? हाँ, तो देखो ग्रहण किसे कहते हैं भाई, ये जवाब कभी नहीं देना है कि चंद्रमा का ग्रहण हो जाना या सूर्य का गह जाना वो ग्रहण कहलाता है। ग्रहण की परिभाषा होती है जिस समय जिस स्थान पे जो नक्षत्र जितना दिखना चाह उसका कुछ भाग नहीं दिखाई देता तो उसे ग्रहण कहते हैं।
भी आप ये कहोगे ना, वापस बात करेंगे कि आप ये कहोगे कि चंद्रमा का कम दिखाई देना ग्रहण कहलाता है, या सूर्य का कम, आप पहले कहोगे कि सूर्य का कम दिखना या आधा दिखना ग्रहण कहलाता है, तो वो फिर कहेंगे चंद्र ग्रहण किसे कहेंगे कि चंद्र ग्रहण में भी उसका आधा दिखना या कम दिखना ग्रहण कहलाता है। तब वो कहेंगे एकम और दूज को तो थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा है, एकम और दूज को तो चंद्रमा थोड़ा सा ही दिखाई दे रहा है, तो उसको ग्रहण क्यों नहीं कहते? फिर आप जवाब रुक जाते हो, फिर आप वहां पर रुक जाते हो कि ये क्या हो रहा है। जवाब देना होता है कि जो नक्षत्र जिस दिन जिस स्थान पे जितना दिखाई देना था उसका कुछ भाग नहीं दिखता है तो उसे ग्रहण कहते हैं। भी एकम और दूज को चंद्रमा उतना ही दिखना था जितना दिख रहा है, दूज और तीज को जितना दिखना था, अष्टमी को आधा दिखना था, आधा, लेकिन पूर्णिमा को क्या है, पूरा दिखना था, लेकिन उसमें से कुछ भाग नहीं दिखा, इसलिए उसे ग्रहण कहते हैं। तो कोई भी ग्रह या नक्षत्र जिस स्थान पे जिस समय जितना दिखाई देना था उसका कुछ भाग नहीं दिखाई देता तो उसे ग्रहण कहते हैं। अब आप कहते हो कि सूर्य चंद्रमा सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, या तो सूर्य का दिखाई नहीं देना, तो सूर्य का को रात को तो नहीं दिखाई देता, आपको उसको तो नहीं कहते वो रात को ग्रहण हो गया। फिर रात को सूर्य वो दूसरी जगह दिखाई दे रहा है, इसका मतलब अपने दिखाई देने का टाइम नहीं था, उसका अपने दिखाई देने का टाइम नहीं था। अभी अमेरिका में दिखने का टाइम है तो वहां दिख रहा है, और जब यहां दिखने का टाइम होता है तो यहां दिख रहा है। अब ग्रहण भी ये थोड़ी ना पूरी पृथ्वी पे एक साथ होता है, फिर भारत में होता है तो अमेरिका में नहीं होता है। इसका मतलब वो पूरा कहां दिखना था, भारत में। तो जिस स्थान पे जिस समय जिस समय जितना दिखाई देना था उसका कुछ भाग नहीं दिखाई देता तो उसे क्या कहते हैं, ग्रहण कहते हैं। और अपन ग्रहण में पढ़ेंगे दो, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण कब होता है, उस पर बात करेंगे। भी सूर्य ग्रहण कब होता है और चंद्र ग्रहण कब होता है। तो अपन बात कर रहे थे कि जैसे पृथ्वी के चंद्र सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, वैसे ही चंद्रमा भी क्या किसके चारों करता है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो पर चंद्रमा का भी परिक्रमण पथ किस प्रकार का है, दीर्घवृत्ताकार है। इसका मतलब चंद्रमा भी कभी पृथ्वी के नजदीक आता है, कभी दूर आता है। जब नजदीक आता है उसे उपभू कहते हैं, और दूर जाता है उसे अपभू। तो अपभू और उपभू, पृथ्वी और चंद्रमा की औसत दूरी होती है 3,86,000 किलोमीटर, ये औसत दूरी होती है। उपभू के समय 4,07,000 किलोमीटर, और उपभू के समय 3,56,000 किलोमीटर होती है। 3,56,000 किलोमीटर होती है औसत दूरी ये होती है उपभू के समय। अपभू के समय ये उपभू के, इसकी कोई तिथि और तारीख फिक्स नहीं होती है। जैसे अपन कह रहे थे कि उपसौर इस तारीख को होता है, अपसौर इस तारीख को होता है, इसकी तारीख और तिथि कोई फिक्स नहीं होती है कि ये से होगा, ठीक है। तो इसमें उपभू और अपभू अलग अलग तिथि को होता है, अलग अलग तारीख को होता है, इसलिए कोई फिक्स तारीख नहीं होती है। अब बात करते हैं कि कब तो चंद्रमा होगा, तो किस समय तो चंद्र ग्रहण होगा, किस समय सूर्य ग्रहण होगा। पहले तो आपको इसमें से लोकेशन, ये 4 लोकेशन लिख रहा हूं, ए बी सी और डी। इनमें से आपको ये पता होना चाहिए कौन सी तिथि कब क्या है। तो इन 4 में से कब तो पूर्णिमा होगी, कब अमावस्या है। इन 4 में से पूर्णिमा कब है और अमावस्या कब है, ये बताओ। पूर्णिमा बी पर और अमावस्या कब, कब पूर्णिमा है कब अमावस्या है। और यहां पे सप्तमी अष्टमी है, ये तो मैं बता देता हूं। यहां पे क्या है, सप्तमी अष्टमी वाला है। अब इधर देखो, यहां पे तो है अमावस्या, यहां पे है पूर्णिमा। यहां पे क्या आएगी, पूर्णिमा आएगी, यहां पे क्या आएगी, अमावस्या। अब देखो, भूगोल के स्टूडेंट हो तो बिल्कुल समझने वाली बात है कि ये मेरा हाथ है, ये चंद्रमा है,
और चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के प्रकाश से। अब चंद्रमा के इस भाग पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है और पृथ्वी से कौन सा भाग दिखाई दे रहा है? ये। तो चंद्रमा का ये भाग चमक रहा है, ये भाग चमक ही नहीं रहा है, और पृथ्वी से कौन सा दिख रहा है? नहीं चमकने वाला। और नहीं चमकने वाला दिखता है तब क्या कहते हैं? अमावस्या। चंद्रमा तो दिखाई देता है लेकिन वो चमकता हुआ नहीं दिखाई देता है। चंद्रमा तो दिखाई देता है लेकिन वो चमकता हुआ नहीं दिखाई देता। तो यहां पे क्या है? अमावस्या होगी। अब देखो यहां पर सूर्य का प्रकाश यहां आ रहा है, चमक रहा है, ये भाग पृथ्वी से भी दिखाई दे रहा है, ये भाग पृथ्वी से भी दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पे क्या होगी? ये दो चीज आपको समझ में आ गई। इसका मतलब चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण भी समझ में आ गया। भी आपको इस लोकेशन में ये बताया गया ना पूर्णिमा कहां होती है, अमावस्या कहां होती है। तो यहां देखो अमावस्या। क्यों? क्योंकि इधर वाले भाग पे प्रकाश आ रहा है, ये भाग चमक रहा है, ये भाग नहीं चमक रहा है, पृथ्वी से तो ये दिखाई दे रहा है। यहां आएगा तो इधर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये भाग चमक रहा है, यही पृथ्वी से दिखाई दे रहा है। अब ये तो पता चल गया कहां किस लोकेशन पे अमावस्या है और किस में क्या है। अब देखो सूर्य पृथ्वी, सॉरी सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक सीध में है। सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों भी यहां पे सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा। अब देखो दो लोकेशन मैंने बढ़ा दी। इसमें देखो सूर्य है, चंद्रमा है और पृथ्वी है, ये तीनों लोकेशन आ गई नहीं ये। और इसमें यहां से चंद्रमा हटके कहां चला गया? इधर। तो इसका मतलब इधर क्या है? सूर्य, बीच में क्या आ गई? पृथ्वी, और इधर क्या है? चंद्रमा। ये इसमें देखो बीच में क्या है? चंद्रमा। ठीक है, तो सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा तीनों एक सीध में आ जाते हैं। तीनों यहां पर भी एक सीध में है, यहां पर भी यहां पर भी देखो तीनों एक सीध में आ गए। यहां हट गया तो यहां आ गया तो भी तीनों एक सीध में। तो तीनों एक सीध में आ जाना क्या कहलाता है? सीजीगी। तीनों एक सीध में होना क्या कहलाता है? सीजीगी। और सीजीगी में पढ़ेंगे सीजीगी में पढ़ेंगे अपन दो युति और व्युति। युति और व्युति ये पढ़ेंगे अपन। अब युति किसे कहते हैं, व्युति कहते हैं। युति और व्युति। युति कहेंगे कि पृथ्वी के दोनों एक ही दिशा में, जैसे मैं ये पृथ्वी हूं, चंद्रमा और सूर्य मेरे से दोनों एक दिशा में, एक साइड में है, तो उसे क्या कहेंगे? युति। पृथ्वी से दोनों एक ही दिशा में है, तो देखो यहां पृथ्वी है, इससे दोनों एक दिशा में है। कौन सी तिथि को एक दिशा में? अमावस्या को। तो अमावस्या को क्या कहलाता है? युति। कि पृथ्वी से दोनों एक ही दिशा में है उसे कहते हैं युति। और पृथ्वी से दोनों एक इधर है एक इधर है, उसे क्या कहेंगे? व्युति कहते हैं। उस शब्द को लिए क्या कहते हैं? व्युति। व्युति के लिए कि इधर एक साइड में चंद्रमा है, एक साइड में सूर्य, बीच में पृथ्वी, उसके लिए क्या आएगा? व्युति। तो व्युति कब होता है? पूर्णिमा के दिन। व्युति तो कब होता है? पूर्णिमा के दिन। और युति कब होता है? अमावस्या के दिन। तो आपको ये समझ में आ गया कि अमावस्या कहां पर होती है इस चार क्रम में, और पूर्णिमा कहां होती है। भी यहां सप्तमी अष्टमी वाला ये है। ठीक है, ये क्लियर है भाई। इस जगह अमावस्या होगी, इस लोकेशन पे पूर्णिमा होगी। तीनों एक सीध में उसे सिजिगी कहेंगे। पृथ्वी से दोनों एक ही दिशा में उसे युति कहेंगे। और दोनों एक दिशा में कब होते हैं? अमावस्या के दिन। दोनों एक दिशा में कब होते हैं? अमावस्या के दिन, उसे युति। और पूर्णिमा में पृथ्वी से सूर्य इधर है और चंद्रमा इधर है, इसे क्या कहेंगे? व्युति। उल्टी दिशा में है दोनों।
इसे व्युति कहते हैं, उल्टी दिशा में, दोनों अलग अलग दिशाओं में है। ठीक है, अब देखो कि अपन कहते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों होता है। अब बताओ कि चंद्र ग्रहण कब होगा और सूर्य ग्रहण कब होगा। किस स्थिति को तो सूर्य ग्रहण होगा और किस स्थिति को चंद्र ग्रहण होगा। अमावस्या को तो सूर्य ग्रहण और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण। अभी परिभाषा अपन पढ़ी थी कि जिस समय जिस स्थान पे जो नक्षत्र जितना दिखाई देना था उसका कुछ भाग नहीं दिखाई देता तो उसे ग्रहण कहते। अब अमावस्या को तो चंद्र ग्रहण हो नहीं सकता क्योंकि चंद्रमा वैसे ही नहीं दिखाई देना था, चमकता हुआ दिखाई नहीं देना था, तो अमावस्या को तो चंद्र ग्रहण तो हो नहीं सकता। तो कब होगा, पूर्णिमा को होगा, क्योंकि पूर्णिमा को पूरा दिखाई देना था और उसका कुछ भाग नहीं दिखाई देता तो उसे ग्रहण। अब देखो अमावस्या को क्यों सूर्य ग्रहण होगा। अब देखो कि ये पृथ्वी है, बीच में चंद्रमा आ गया और चंद्रमा सूर्य का प्रकाश रोक रहा है, पृथ्वी तक नहीं जाने दे रहा है। सूर्य तो चमकता रहता है लेकिन अपने को पृथ्वी से चमकता हुआ दिखाई नहीं देता है क्योंकि चंद्रमा बीच में आ गया है। चंद्रमा, अब मानो कि यहां से चंद्रमा उसका प्रकाश रोक रहा है, इसलिए वो कहां नहीं पहुंच रहा है प्रकाश, पृथ्वी तक, और अपने को वो भाग दिखाई नहीं देता है क्योंकि उस भाग में क्या आ जाता है, चंद्रमा। जितने भाग में चंद्रमा आ जाता है उतने भाग का प्रकाश अपने को नहीं दिखाई देगा, तो अपन क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण। क्योंकि सूर्य नहीं दिखाई दे रहा अपने को, भी चंद्रमा बीच में आ गया तब अपने को क्या नहीं दिखाई दे रहा है, सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है, वो भाग खाली दिखाई दे रहा अपने को। मैं इतने भाग में मान लिया कि इस भाग में सूर्य चंद्रमा आ गया, तो ये इतना सा भाग अपने को चमकता हुआ नहीं दिखाई देगा और बाकी भाग अपने को चमकता हुआ दिखाई देगा। इसलिए ग्रहण इसलिए होगा सूर्य ग्रहण क्योंकि चंद्रमा बीच में आ जाएगा और वो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आने देगा और अपने को वो भाग नहीं दिखाई देगा, इसलिए क्या होगा, सूर्य ग्रहण। अब देखो यहां पर चंद्रमा है, बीच में पृथ्वी है, चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है, सूर्य के। पृथ्वी भी चमकती है, पृथ्वी चंद्रमा से ज्यादा चमकीली है। क्यों क्यों पूछ ले कि पृथ्वी चंद्रमा से ज्यादा चमकीली दिखाई देती है अंतरिक्ष से, क्यों, हाँ बताओ देखे। क्योंकि पृथ्वी का अल्बिडो चंद्रमा से ज्यादा है, पृथ्वी का अल्बिडो चंद्रमा से ज्यादा है, परावर्तन चंद्रमा से ज्यादा है, इसलिए ज्यादा चमकीली दिखाई देगी। जिसका जितना जो परावर्तन होता है वो ज्यादा ही यहां से आप देखो कि एक आप हो, एक यहां पे कांच पड़ा है, शीशा है, मैंने फोक्स आप पे भी डाला और उस कांच पे भी, शीशे पे भी डाला, शीशे से वापस फोक्स आ रहा है और आपसे नहीं आ रहा क्योंकि आपका परावर्तन उस शीशे की तुलना में कम है, उस शीशे की तुलना में आपका परावर्तन कम है, इसलिए वो शीशा क्या होगा, अपने को चमकता हुआ दिखाई देगा। तो अंतरिक्ष से पृथ्वी भी चमकती हुई दिखाई देती है चंद्रमा की तुलना में ज्यादा। अब इस शीशे पर ये मानो कि आपके पास में जो शीशा है उस पर आप प्रकाश डाल रहे हो, आधे पे आप बीच में हाथ से रोक रहे हो और आधे शीशे का प्रकाश जाने दे रहे हो, तो शीशा आधा ही चमकता हुआ दिखाई देगा। भी आप एक फोक्स से किसी पे शीशे पे प्रकाश डाल रहे हो और बीच में आप हाथ करके देख लो, तो वो शीशा पूरा चमकता हुआ दिखाई देगा, आधा ही जितने भाग में। तो यहां पर क्या आ रहा है, बीच में क्या आ रही है, पृथ्वी आ रही है और सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे जा नहीं पाता है तो चंद्रमा नहीं चमकेगा, और जो भाग नहीं चमकेगा तो अपने को क्या लगेगा, ग्रहण हो गया, अपने को क्या लगेगा, ग्रहण हो गया है। क्योंकि फिर वहां पे प्रकाश नहीं जाएगा तो परावर्तन किसका होगा, जिस भाग पे प्रकाश नहीं जाएगा तो उसमें परावर्तन नहीं होगा, परावर्तन नहीं होगा तो क्या होगा, वो ग्रहण दिखेगा। तो ये है कॉन्सेप्ट इसका ग्रहण का। अब आपको वहां पे कंफ्यूज करके और क्या क्या पूछ सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के समय बीच में क्या होता है, इनका क्रम क्या होता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को। तो अमावस्या को अब आपको क्या रटने की जरूरत है, आपको रटने की जरूरत कहां है, इनका बीच में कौन सा होगा, चंद्रमा ही होगा। और चंद्र ग्रहण के समय कब होता है, पूर्णिमा को। अब बीच में क्या है, आपको पता है कि लोकेशन यहां आएगी तब पूर्णिमा होगी, तो बीच में क्या है, रटने की कहां जरूरत है, भी आपको लोकेशन पता होना चाहिए कैसा है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कि युति में क्या स्थिति है और वियुति में क्या होती है।
सीधी की क्या होती, रटते रहते हो। लेकिन आप ये देखो स्थिति, ये स्थिति आ रही है तब ये, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है कब कौन सा बीच में होगा। सूर्य ग्रहण हो रहा है तब चंद्रमा बीच में, चंद्र ग्रहण हो रहा है तब, क्योंकि चंद्रमा यहां आएगा तब चंद्र ग्रहण होगा, तब पृथ्वी बीच में है, तो ये लोकेशन आएगी। अब प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होता है, प्रत्येक में आती है सीध तो। प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष से कितने डिग्री झुका हुआ है, 5 डिग्री। अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है, अपने अक्ष पे कितना झुका हुआ है चंद्रमा, चंद्रमा अपने अक्ष से कितने झुका हुआ है। यदि पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी से तुलना करें तो वो पृथ्वी से 5 डिग्री है, लेकिन वो 27.5, 23.5 और 5 कितने होते हैं, 27.5 नहीं 28.5, 28.5 तक चंद्रमा। अब पूछा जाए सूर्य कहां तक सीधा चमक रहा है, 23.5 तक, तो चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में, पृथ्वी की यदि साकेश तुलना तो 28.5 तक उत्तरी और 28.5 दक्षिण तक चंद्रमा सीधा चमकता है। 28.5 पृथ्वी अपने एक्स पे 5, सॉरी चंद्रमा अपने एक्स पे 5 डिग्री झुका हुआ है, पृथ्वी से तुलना करोगे तो 28.5 झुका हुआ है। पृथ्वी और उसमें तुलना करेंगे तो कहां तक है अंतर, दोनों का 28, 28.5 आ रहा है। इसलिए कहां तक चंद्रमा उत्तर और दक्षिण में जाएगा, सीधा 28.5 तक। आप पढ़ते हो ना मिश्रित ज्वार, अपन आगे पढ़ेंगे कभी बात कि मिश्रित ज्वार अयन वर्तों पे आता है, वो जहां उत्तर में जाता है विश्वत रेखा पर एकदम फिक्स ज्वार आता है, दोनों ज्वार की ऊंचाई बराबर होती है, वो वहां की स्थिति आती है। अपन बात आगे जब ज्वार बाटा पढ़ेंगे तब करेंगे उस पर। तो प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण इसलिए नहीं होता क्योंकि चंद्रमा 5 डिग्री झुकाव लिए हुए है, 5 डिग्री झुकाव लिए हुए है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है, इसलिए वो एकदम सीध नहीं मिल पाती। इसलिए प्रत्येक अमावस्या और पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं होता है। साल में अधिकतम 7 चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, और न्यूनतम 2, न्यूनतम 2 ग्रहण होंगे। अधिकतम ग्रहण कितने होंगे, 7, 7 में से 4 सूर्य ग्रहण हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, लेकिन 3 नहीं होंगे। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण से कम होगा, भी 5 हो रहे हैं तो इसका मतलब 3 सूर्य ग्रहण होंगे ही होंगे, 4 भी हो सकते हैं, 1 चंद्र ग्रहण हो जाए 4 सूर्य ग्रहण हो जाए, कोई फर्क नहीं है। लेकिन 7 है तो ज्यादा क्या होगा, सूर्य ग्रहण होगा। यदि 5 हो रहे हैं साल में तो 3 सूर्य ग्रहण होंगे, न्यूनतम 2 हो रहे हैं तो न्यूनतम में 1 सूर्य ग्रहण हो सकता है, 1 चंद्र ग्रहण, और दोनों सूर्य ग्रहण भी हो सकते हैं, दोनों सूर्य ग्रहण भी हो सकते हैं, दोनों सूर्य ग्रहण भी हो सकते हैं। अब कभी कभी चंद्रमा पूर्णिमा के दिन बड़ा दिखाई देता है, वो ज्यादा बड़ा क्यों दिखाई देता है, हमेशा पूर्णिमा होती है तब चंद्रमा इतना ज्यादा बड़ा नहीं दिखाई देता है, कभी कभी पूर्णिमा को चंद्रमा ज्यादा बड़ा दिखाई देता है। उसका मतलब होता है उस दिन उपभू होता है, चंद्रमा नजदीक रहता है, चंद्रमा पृथ्वी के, और उसे सुपरमून कहते हैं। कि सुपरमून की घटना कब होती है कि उस दिन पूर्णिमा भी होनी चाहिए और उपभू भी होना चाहिए, पूर्णिमा भी होनी चाहिए और उपभू भी होना चाहिए, उस दिन चंद्रमा और ज्यादा बड़ा दिखाई देगा। अब बात करते हैं कि अपन देखते हैं कि कभी चंद्रमा इधर से उदय होता दिखाई देता है और कभी इधर से उदय दे। भी आप देखो करवा चौथ के समय तो इधर से, और नवा चांद देखते हैं तब इधर देखते हैं, नया चांद देखते हैं तब इधर देखते हैं। तो ये स्थिति क्या हो रही है, किसको अपन कृष्ण पक्ष कहेंगे, किसे शुक्ल पक्ष कहेंगे, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की क्या प्रयोग, अमावस्या के बाद में, अमावस्या से पूर्णिमा तक शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा से अमावस्या तक कृष्ण पक्ष। और क्या कह सकते हैं, जब चंद्रमा की आकृति हमेशा बढ़ती है तो उसे शुक्ल पक्ष, और चंद्रमा की आकृति कम होती है कृष्ण पक्ष कहेंगे। चंद्रमा की आकृति हमेशा कम होती है तो वो
कृष्ण पक्ष अमावस्या के बाद में चंद्रमा की आकृति बढ़ती है, तो शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के बाद में रोज उसकी आकृति कम होती है, इसलिए उसे क्या कहेंगे? कृष्ण पक्ष। अब देखो एक और चीज कि अमावस्या के बाद में हमेशा चंद्रमा पश्चिम में दिखाई देगा, इधर से उदय होता दिखाई, और पूर्णिमा किधर दिखाई देगा? पूर्व में। पूर्णिमा का चंद्रमा शाम के समय देखोगे तो आप इधर दिखाई देगा, फिर रात को इधर आके इधर चला जाएगा, रात को फिर इधर चला जाएगा। और नए अमावस्या के दिन या एकम दूज नए चांद देखते हैं तो वो इधर उदय पश्चिम में। तो पूर्णिमा का चंद्रमा किधर से आगे बढ़ता है? पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ता दिखाई देगा, इधर से आगे। और नए चांद के समय पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, अब और क्या कॉन्सेप्ट है इसका? और कॉन्सेप्ट ये है कि आप एकम की बात कर लेते हैं। एकम को चंद्रमा थोड़ा सा दिखाई देगा, शाम को 6 बजे उदय होगा और 6:50 तक या 6:52 तक रहेगा, जब अपने अंधेरा ही नहीं होता है। इसलिए अपन को नए चांद में एकम को चांद नहीं कहते हैं, दूज के चांद को नया चांद कहते हैं। दूज के चांद को नया चांद कहते हैं। फिर दूज को क्या होगा? 6 बजे उदय होगा। 6 बजे उदय कहां का टाइम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। शुक्ल पक्ष में उदय का टाइम फिक्स रहेगा, अस्त होने का टाइम अलग अलग रहेगा। शुक्ल पक्ष में 6 बजे उदय हो रहा है, पहले दिन 6:50 तक, अगले दिन 8:40 तक, रोज 50-50 मिनट उसका टाइम बढ़ता जाएगा। रोज 50-50 मिनट उसका, जैसे पहले दिन 6:50 तक रहा, दूसरे दिन 7:40 तक, तीसरे दिन 9:30 तक, 9:30 तक, अगले दिन और 50 मिनट। तो अष्टमी के दिन रात को 12 बजे तक रहेगा। रात को 6 बजे उदय होगा और रात को 12 बजे तक स्थानीय समय के अनुसार, अपनी घड़ी के साथ नहीं, किसके हिसाब से? स्थानीय समय। जिस जिस स्थान की जो घड़ी है, स्थानीय समय की घड़ी का बात कर रहा हूं मैं, कि 6 बजे फिक्स उदय और फिर रात को 12 बजे फिक्स लंबवत आ जाएगा, और फिर ऐसे रोज बढ़ता जाएगा। रोज है वो, उसका टाइमिंग रोज बढ़ता जाएगा। एकम को 50 मिनट तक था, फिर दूज को, तो रोज वो उदय तो शुक्ल पक्ष में कितने बजे होगा? 6 बजे, लेकिन अस्त होने का टाइम एकम को यहां दिखाई दिया, दूज को यहां से उदय होता दिखाई, तीज को यहां से उदय, फिर रोज उदय होने का टाइम है वो ऊपर रहेगा। रोज उसका अष्टमी को वो आधा हो जाएगा, रोज उसकी आकृति बढ़ती जाएगी। कृष्ण पक्ष में क्या है? कृष्ण पक्ष में पूर्णिमा को शाम को 6 बजे उदयवार, शाम को 6 बजे उदयवार, सुबह 6 बजे तक दिखाई देगा, पूरी रात चांदनी रहती है। फिर शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक चंद्रमा, जब तक सूर्य उदय नहीं होता है तब तक चंद्रमा पूरा दिखाई देता रहता है। एकम को क्या होगा? वो 6:50 पे उदय होगा। कब होगा भाई? अब रोज 50-50 मिनट लेट होगा, रोज 50-50 मिनट। मानो पूर्णिमा के दिन शाम को 6 से सुबह 6 तक था, एकम को 6:50 को उदय होगा, सुबह 6 बजे तक। दूज को 7:40 को उदय होगा, सुबह 6 बजे तक। तीज को भी 8:30 तक उदय होगा, फिर पूरी रात। फिर चौथ को, चौथ करवा चौथ वाला बात आ रही है, करवा चौथ को सबको पता है कब होता है? 9:30-10 बजे के आसपास। और किधर होता है? वो स्थानीय घड़ी वाला टाइमिंग तो मैं बता रहा हूं वो, लेकिन अपनी घड़ी स्थानीय टाइम से नहीं चलती है। और उदय भी तो इधर ही होता है ना, उदय भी इधर ही होता है, और फिर वो सुबह 6 बजे तक। तो ऐसे रोज उसका क्या होगा? टाइमिंग उदय होने का अलग अलग होगा। और कृष्ण पक्ष में उसकी आकृति रोज थोड़ी थोड़ी कम होती। अष्टमी को, जन्माष्टमी को सब देखते हैं अपन, जन्माष्टमी को आधा चांद दिखाई देगा, रात को 12 बजे उदय होता है। रात को, क्योंकि रोज लेट हो रहा ना, फिर रात को 12 बजे उदय होने के बाद में पूरी रात रहेगी, फिर पूरी रात रहेगी। तो जो कृष्ण में आ रहा है उसमें इस प्रकार की स्थितियां रहती हैं। तो ये इसमें गतियों के। अब चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों होते हैं? पृथ्वी की परिक्रमण गति, पृथ्वी की और चंद्रमा की भी परिक्रमण गति। किसके कारण? पृथ्वी की परिक्रमण, पृथ्वी की
परिक्रमण यहां से यहां, और चंद्रमा यहां से यहां आया या यहां से यहां आया, तो चंद्रमा की भी परिक्रमण गति और पृथ्वी की भी परिक्रमण है। चंद्रमा एक परिक्रमण कितने समय में करता है? भी 1 महीने में, 1 महीने में कह सकते हैं, बाकी आगे बात देखेंगे। 1 महीने में, तो 1 महीने को क्या कहते हैं? मासिक गति। चंद्रमा की मासिक गति और पृथ्वी की वार्षिक गति। मासिक गति और वार्षिक गति के कारण या दोनों की परिक्रमण गति के कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। अब बात आती है कि चंद्रमा एक परिक्रमण कितने समय में करता है? यहां से यहां जाके वापस यहां आने। भाई यहां से अपन बात करते हैं इधर से होके यहां आने में वापस, ये स्थिति में तो क्या होता है? कितना टाइम लगता है? 27.5। लेकिन अपन ये माने कि ये घूम के वापस यहां आता है, तब तक चंद्र पृथ्वी क्या है? इधर चली जाती, इधर चली जाती। मानो घूम के यहां आके यहां आया तो पृथ्वी इधर चली गई, तो उसके सामने आने में उसको 2 दिन और लग जाते हैं। इसलिए चंद्रमा की परिक्रमण कितने टाइम की है? 27.5 की। कितने की है? लेकिन एक चंद्रमा 29.5 दिन या 30 दिन का होता है, 29.5 या 30। तो चंद्रमा एक परिक्रमण 27.5 दिन में कर लेती है, लेकिन चंद्रमा वापस पृथ्वी के सामने आने में 29.5 दिन का टाइमिंग लगता है। अब चंद्रमा का हमेशा पृथ्वी से एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा का पृथ्वी से हमेशा एक ही भाग दिखाई देता है। जैसे ये भाग दिखाई दे रहा है, तो ये कभी भी चंद्रमा का पृथ्वी से नहीं दिखाई देता। क्यों? भी एक ही भाग चंद्रमा का पृथ्वी से दिखाई देगा, केवल अपन 59% भाग ही पृथ्वी का देख सकते। 59% भाग ही अपन चंद्रमा का देख सकते हैं, 41% कभी भी नहीं देख सकते हैं। ठीक है, 41% भाग है, कभी भी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि चंद्रमा की घूर्णन और परिक्रमण गति दोनों समान है। दोनों समान है, दोनों एक परिक्रमण, पृथ्वी तो एक परिक्रमण 365 दिन में कर रही थी, 365 दिन 6 घंटे में, और घूर्णन कर रही थी 24 घंटे में। लेकिन चंद्रमा एक घूर्णन भी 27.5 दिन में करता है और परिक्रमण भी 27.5 में। तो उसकी घूर्णन और परिक्रमण की गति समान होने के कारण हमेशा एक ही भाग। अब उससे क्या फर्क पड़ रहा है? अब देखो कि जैसे ये लोकेशन है, ये यहां से आया, आपको ये दिखाई दे रहा है। अब यहां से चंद्रमा यहां घूम गया तो आपको तो वही भाग दिख। अब यहां से यहां आया और चंद्रमा इतना घूम गया, तो आपको कौन सा भाग दिख रहा है? वही। अब यहां से और घूम गया, अब आपको कौन सा दिख रहा है? वही दिख रहा है। और यहां से यहां आ गई, पूरा एक चक्कर को कर लिया, लेकिन आपको दिखा कौन सा भाग? एक ही भाग दिख रहा है। भी देखो यहां से ये भाग दिख रहा है, यहां से चंद्रमा इधर आया तो इतना घूम गया, आपको अब यही दिख रहा है। अब यहां से आया तो इतना घूम गया, तो आपको वही भाग दिख रहा है। अब यहां से आया तो इतना घूम गया और वापस आया तो एक पूरा चक्कर हो गया, पूरा चक्कर लगा के। तो इसकी परिक्रमण गति और परिभ्रमण गति दोनों क्या है? समान है। इसलिए एक भाग हमेशा दिखाई देता है, एक भाग कभी अपने को 59% भाग ही पृथ्वी से देखा जा सकता है, 41% भाग कभी भी नहीं देखा जा सकता है। तो यह आज अपने टॉपिक पूरा हो गया। समझ में आ गया? कोई और बताना है? ठीक है, बाकी अपन कल देखेंगे।